साल 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। फ्रांस के नॉर्मैंडी कोस्ट पे लैंड करके वेस्टर्न फ्रंट को ओपन कर दिया। अब जर्मनी को दोनों तरफ से लड़ना पड़ रहा था। हर हफ्ते बर्लिन, हैम्बर्ग, ड्रेस्डन जैसे शहरों पे अलाइड बॉम्ब्स गिर रहे थे। स्टेफनबर्ग और कुछ कॉन्स्पिरेटर्स ने सोचा टू गो अगेंस्ट हिटलर एंड टू सेव जर्मनी। जर्मनी 1944 वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। पहले जर्मनी कई जगह जीत चुकी थी, पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अलाइड फोर्सेस वेस्ट से अटैक कर रहे थे और सोवियत आर्मी ईस्ट से। हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था। हिटलर के कुछ डिसीजंस ने सिचुएशन और बिगाड़ दिया था, जैसे रशिया पे ओपन वॉर करना, अपने ही जनरल्स की बातों को इग्नोर करना। बॉम्बिंग से जर्मनी के कई शहर तबाह हो चुके थे और इकोनॉमी कोलैप्स के एज पे थी। अब हिटलर अपने ही लोगों पे शक करने लगा था, तो उसने सोचा कि अगर कहीं उस पर अटैक हो जाए या कोई मिलिट्री कू हो जाए तो आर्मी एक इमरजेंसी प्लान के जरिए कंट्रोल ले सकेगी। इसीलिए बना ऑपरेशन वैलकरी। लेकिन इसी प्लान को हिटलर के ही कुछ लोगों ने उसी के ही अगेंस्ट यूज करने का सोच रखा था, और उसमें से एक था कर्नल क्लाउस वॉन स्टफेनबर्ग। वो एक आर्मी ऑफिसर था और खुद पहले ही फ्रंट लाइन पे लड़ चुका था, लेकिन अब उसका फोकस था हिटलर को पावर से हटाना। प्लान सिंपल नहीं था, रिस्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन स्टफेनबर्ग जान चुके थे कि अभी अगर हिटलर को रोका नहीं गया तो जर्मनी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये कहानी है एक रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी की, ऑपरेशन वैलकरी। अब खुद सोचिए, हिटलर जिन लोगों पे खुद भरोसा करता था, जो खुद हिटलर के सपोर्टर थे, अचानक से क्या हुआ कि सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। चलिए जानते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। पर उससे पहले प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साल 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी। पहले कुछ सालों में फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स सब गिर गए थे और हिटलर की ब्लिट्जक्रिग स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 1941 में उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया, जिसको ऑपरेशन बारबरोसा कहा जाता है। इनिशियली तो सक्सेस मिला, लेकिन रशिया के विंटर और सोवियत रेजिस्टेंस ने जर्मनी को पीछे धकेल दिया। 1943 के स्टालिनग्राड हार ने जर्मनी के लिए सब कुछ बदल दिया। 2 लाख से ज़्यादा जर्मन सोल्जर्स मारे गए और ईस्ट फ्रंट क्रम्बल होने लगा। जून 1944 में अलाइज ने डी-डे ऑपरेशन लॉन्च किया। फ्रांस के नॉर्मैंडी कोस्ट पे लैंड करके वेस्टर्न फ्रंट को ओपन कर दिया। अब जर्मनी को दोनों तरफ से लड़ना पड़ रहा था। हर हफ्ते बर्लिन, हैम्बर्ग, ड्रेस्डन जैसे शहरों पे अलाइड बॉम्ब्स गिर रहे थे। लाखों सिविलियंस की डेथ हो रही थी या तो बेघर हो रहे थे। जर्मनी की इकोनॉमी भी कोलैप्स के एज पे थी। सारे रिसोर्सेज आर्मी के लिए जा रहे थे और आम जनता बस ब्लैक मार्केट या फिर रेशन कार्ड के भरोसे जी रहा था। ऊपर से हिटलर के डिसीजंस और एक्सट्रीम्स होते जा रहे थे। गस्टेपोस, जो हिटलर की सीक्रेट पुलिस थी, हर गली हर शहर में थे, तो कोई भी हिटलर के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स, पर्सनल पैरानोआ, ब्रूटल रिप्रेशन ने जर्मनी को तबाही के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया था। तो इसी बीच स्टेफनबर्ग और कुछ कॉन्स्पिरेटर्स ने सोचा टू गो अगेंस्ट हिटलर एंड टू सेव जर्मनी। और उनका प्लान बस हिटलर को मारने तक सीमित नहीं था, आगे का प्लान भी ऑलरेडी रेडी था। स्टेफनबर्ग ने अपने सीनियर ऑल्ड्रिच के साथ मिलकर एक डिटेल प्लान बना दिया था। तो प्लान ये था कि जब हिटलर मर जाए, एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी कि एसएस, जो हिटलर की प्राइवेट आर्मी थी, उन्होंने गवर्नमेंट पे कब्जा करने की कोशिश की है। अब जर्मन आर्मी, जो हिटलर के लिए लॉयल थी, उनसे कहा जाएगा बर्लिन के सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेडियो स्टेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स को कंट्रोल में ले लिया जाए, और ये सब लीगल लगे, इसीलिए वैलकरी नाम को यूज किया जाएगा। हिटलर के मरने के बाद एक नए गवर्नमेंट की घोषणा होने वाली थी, जिसमें जनरल ल्यूडिक बेक इंटरिम प्रेसिडेंट बनते, कार्ल गार्डला चांसलर बनते और जनरल विल्जरबेन को वेमैक्ट का हेड बनाया जाता। सब कुछ रेडी था, नए ऑफिसर्स, नए मिनिस्टर्स, नए ऑर्डर्स, सब कुछ। स्टेफनबर्ग का रोल क्रिटिकल था। उसको ही हिटलर के पास जाना था एक सीक्रेट मीटिंग में, और वही मीटिंग में ही उसको अटैच ब्रीफकेस बॉम्ब रखनी थी। इस सब के बीच में एक और बड़ा चैलेंज था, जनरल फ्रॉम। वो जर्मन रिजर्व आर्मी का हेड था और बर्लिन में एक्चुअल कंट्रोल उसी का ही था, और वो इन सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता था।
तो कॉन्स्पिरेटर्स ने ये सोच रखा था कि अगर फ्रॉम ने कोऑपरेट नहीं किया तो उसको टेम्पररीली अरेस्ट कर दिया जाएगा। उसके डेप्यूटी ऑफिसर्स भी कमांड लेने के लिए ऑलरेडी रेडी थे और साइमल्टेनियसली ये भी प्लान था कि प्रेस और रेडियो को कंट्रोल में ले लिया जाएगा और ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि एसएस कू होने वाला था जिसमें हिटलर की मौत हो गई, तो आर्मी ने इमरजेंसी कंट्रोल ले लिया है। इस नैरेटिव का एक ही मकसद था, पब्लिक सपोर्ट लेना और अननेसेसरी केओस से बचना। एक बार बर्लिन कंट्रोल में आ जाता तो पेरिस और वियना जैसे सिटीज में ऑर्डर्स भेज दिए जाते नए आर्मी गवर्नर्स के नाम से। पूरी जर्मनी में नए लोग पावर में आते, नए गवर्नमेंट फॉर्म होती। अब आते हैं एग्जीक्यूशन का दिन। जुलाई 20, 1944 के सुबह स्टेफनबर्ग वोल्सलेर जाने वाला था एक सीक्रेट मीटिंग के लिए। वोल्सलेर हिटलर का ईस्ट प्रूशिया मिलिट्री हेडक्वार्टर। बैग में एक ब्रीफकेस बॉम्ब था और मिशन क्लियर था, हिटलर को उसी दिन उसी मीटिंग में ख़त्म करना। सिक्योरिटी टाइट थी लेकिन स्टेफनबर्ग एक ट्रस्टेड ऑफिसर था तो उसकी डिटेल चेकिंग नहीं हुई। मीटिंग रूम एक कॉन्क्रीट बंकर था और वहाँ पे एक वुडन टेबल था। वहाँ पे कई सारे टॉप नाजी जनरल्स प्रेजेंट भी थे। मीटिंग शुरू ही होने वाला था कि स्टेफनबर्ग ने बहाना बनाया और वॉशरूम के लिए निकल गया। वॉशरूम में उसने ब्रिटिश मेड टाइम बॉम्ब को एक्टिव किया। टाइमर सेट किया गया था रफली 10 मिनट्स का। फिर कामली जाके उस ब्रीफ केस को हिटलर के पास उसने मीटिंग हॉल में रख दिया और चुपके से उस मीटिंग हॉल से निकल आया। लेकिन कुछ देर बाद एक ऑफिसर ने उस ब्रीफ केस को हटा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और अननोइंगली हिटलर को ब्लास्ट से थोड़ा सा दूर कर दिया। बॉम्ब एग्जैक्टली शेड्यूल टाइम पर एक्सप्लोड हुआ 12:42 PM पर। एक्सप्लोजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 4 लोगों की तुरंत मौत हो गई लेकिन हिटलर बस इंजर्ड था। स्टेफनबर्ग ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद वोल्सलेर से निकल गया और बर्लिन के लिए लौट गया, ये सोच के कि हिटलर मर गया है। अब बर्लिन पहुंचते ही स्टेफनबर्ग और कॉन्स्पिरेटर्स ने ऑपरेशन वैल्किरी को एक्टिव कर दिया और सबको ये ऑफिशियली बोल दिया गया कि हिटलर इज डेड। उसके नाम के ऑर्डर्स भी इशू होने लगे। एसएस आर्मी को अरेस्ट कर दिया गया और सारे रेडियो स्टेशंस को सीज करने लग गए। आर्मी भी कंफ्यूज हो चुकी थी लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ सामने आ गया। सबको ये पता चल गया कि हिटलर अभी भी जिंदा है और जब ये न्यूज़ नाजी लीडर्स तक पहुंची तो ऑपरेशन वैल्किरी का सारा प्लान कोलैप्स होने लगा। प्लान तो फेल हो गया, हिटलर भी जिंदा रह गया लेकिन उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने हिमलर को ऑर्डर दिया हर वो शख्स को पकड़ने को जो भी इस प्लान में इन्वॉल्व था। सबसे पहले तो जनरल फ्रॉम ने अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए स्टेफनबर्ग और कॉन्स्पिरेटर्स को उसी रात फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया और ब्लेंडर ब्लॉक के कोर्टयार्ड में ही उन लोगों को गोली मार दी गई। स्टेफनबर्ग के आखिरी शब्द, लॉन्ग लिव सेक्रेट जर्मनी। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी फ्रॉम बच नहीं पाया। 12 मार्च 1945 में उसको मार्शल कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर सिप्पेनहाफर से एक डेंजरस पॉलिसी की शुरुआत हुई जिसके चलते सिर्फ ट्रेटर्स को ही नहीं उनके फैमिली मेंबर्स को भी पनिश किया जाएगा। 7,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ लोगों को तो पियानो के वायर से टांग के लटका दिया गया था ताकि उनकी मौत धीरे धीरे से हो। मार्शल एरविन रोमेल जो इन सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थे, उनको भी हिटलर ने नहीं छोड़ा। उनको हिटलर ने 2 ऑप्शन दे रखा था, इधर पब्लिक ट्रायल में ह्यूमिलिएशन या तो साइलेंट सुसाइड। रोमेल ने साइनाइड खा के अपनी जान दी थी और नाजी प्रोपागेंडा ने ये स्प्रेड किया कि वॉर के चलते उनकी डेथ हो गई। इस प्लॉट का भी हिटलर ने फुल फायदा लिया। आर्मी से दोबारा से पर्सनल लॉयल्टी ओथ ली गई और सल्यूट को रिप्लेस करके हेल हिटलर कंपलसरी बना दिया गया। हिटलर ने खुद के लिए एक मेडल भी बनाया, वन बैच ऑफ 28 जुलाई, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि हिटलर मिरेक्युलसली बच गया। लेकिन ये बस एक ही साइड की स्टोरी है। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि कई प्लॉटर्स ऐसे भी थे जो खुद वॉर क्राइम में इन्वॉल्व थे। ये बस हिटलर को पावर से हटाना चाहते थे, ना कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना। तो क्या ये लोग सच में हीरो थे या जर्मनी को बचाने के लिए डेस्परेट नेशनलिस्ट? ऑपरेशन वैल्किरी तो फेल हो गया, लेकिन इस सबसे ये सबक मिलता है कि सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग 1944 में ट्रेटर्स कहलाए गए थे, उनको ही 1990 के बाद जर्मनी ने अपना हीरो माना था। यही तो सबसे बड़ी जीत होती है, जब वक्त के साथ हिस्ट्री बदलती नहीं, सुधर जाती है। तो ये था ऑपरेशन वैल्किरी की कहानी, एक फेल्ड ऑपरेशन। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के डिस्कशन में। टिल देन, थैंक यू। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो सम लव।
और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो और आपके क्या व्यूज़ है इस ऑपरेशन को लेके।